हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये चीज़ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। ये सैलरी का मतलब दूसरे तरीके से सैलरी बढ़ने वाली है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो सैलरी की लिमिट है एक बहुत बड़े बैरियर के तौर पे काम कर रही है, और बैरियर के तौर पे काम कर रही है बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे कर्मचारियों के, और उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है उसको बहुत बाधित कर रही है। अब ये सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, ये शब्द आपको बहुत परेशान करेगा। पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर ये जो सैलरी बढ़ रही है वो सैलरी बढ़ने के फायदे क्या होंगे उसको समझेंगे, और कहाँ बैरियर बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे, खबर को आप लोग देख लीजिए कि बढ़ने वाली है आपकी सैलरी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश, 4 महीने में लेना होगा फैसला। 4 महीने के अंतर्गत आपको फैसला लेना होगा। और यहाँ ये एक संगठन आपको दिखाई दे रहा होगा, EPFO, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लिखा हुआ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। भविष्य निधि संगठन मतलब ये भविष्य की जो निधियां हैं कर्मचारियों की, उससे संबंधित संगठन है। और भविष्य की निधियों से आशय क्या है कि जो भी फंड्स आपके होते हैं वो फंड्स या पेंशन, इनसे संबंधित मामलों को कौन देखता है, यही देखता है। और इसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं, जैसे ही आपको हायर किया जाता है, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, UAN नंबर आप जिसको कहते हैं, जिससे आपका एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है, और उसके बदले आपको कुछ बेसिक सुविधाएं मिलती। अब मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप मुझसे जुड़ना चाहें, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये हमारे अभी ऑफर चल रहे हैं। 7 जनवरी को बैचेस की शुरुआत हो रही है 2027, 2028, और 8 जनवरी को बैच शुरू हो रहा है 2026 वाला। इन कोर्सेस में एनरोल कीजिए और जल्दी हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। अब मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, EPF कवरेज, है ना, EPF कवरेज। अगर नहीं सुना है तो आगे जाके आप इसको सुनेंगे, कोई भी आपको बताएगा। EPF कवरेज, EPF कवरेज क्या होता है? ये EPFO का एक स्कीम है ना, जो EPFO है, इस EPFO की एक स्कीम है आप, और ये स्कीम एक फिक्स्ड सैलरी वाले लोगों को, मतलब इसमें कुछ लाभ मिलते हैं, कुछ लाभ, या आप ऐसे कह सकते हैं कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, सुविधाएं। लेकिन ये जो सुविधाएं हैं, क्या लिख दिया मैंने, कुछ सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं, सुविधाएं। और ये जो सुविधाएं होती हैं उसका क्राइटेरिया फिक्स है। क्या क्राइटेरिया फिक्स है कि 15,000 रुपये जिनकी मंथली सैलरी है, इन मंथली सैलरी वाले लोगों के लिए EPFO के द्वारा सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। क्या प्रोवाइड की गई है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, सोशल सिक्योरिटी। और इस सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय, इसका 12% पैसा कट होता है। जो एम्प्लॉयर है ये इसमें 12% कंट्रीब्यूट करता है। EPFO इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करता है 3% के आसपास, और गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करती है 8% के आसपास। ऐसे करके एक पैसा इकट्ठा होता है, और ये जो पैसा है, जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के तौर पर उसको फंड के तौर पर, या उसको पेंशन के फॉर्म में यहाँ पे दिया जाता है। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ की जो सिक्योरिटी है वो लाइफ की सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन इसमें जो दिक्कत है वो दिक्कत है इसकी लिमिट, इसकी सीमा। आप समझो कि अगर ये लिमिट 15,000 से ऊपर जाती है, अगर ये लिमिट 15,000 से ऊपर जाती है, मोर देन 15,000, और अगर किसी भी संगठन में एम्प्लॉयों की संख्या 20 से ज़्यादा होती है, तो उस परिस्थिति में EPF कवरेज डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि क्या कंपनी आपको देना चाहती है, क्या एम्प्लॉय इसको लेना चाहता है। इस आधार पर ये तय होगा, और उसके बाद जो फंड्स आपको मिलेंगे वो फंड्स बाद में मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोग जिनकी सैलरी 15,000 रुपये है, सब कुछ मिलाकर ये, और ऐसा संगठन जिसमें 20 कर्मचारी या 20 से कम कर्मचारी पाए जाते हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना ना पड़े। अब मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को समझो।
इस केस में मसला ये है कि ये जो लिमिट हमने सेट की गई थी 15,000 रुपए की, ये 15,000 रुपए की लिमिट बेटा 2014 की है, 2014 की। 2014 के बाद से कितने सारे परिवर्तन हमको देखने को मिले, कितने सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा चेंज आप लोग कह सकते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल पूरे तरीके से बदल गई है। जो लाइफ स्टाइल है ये पूरे तरीके से बदल गई है, जीवन बदल गया है। साथ में हम लोग देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई आप जिसको कहते हैं, ये महंगाई कितने लेवल पे बदल चुकी है। अब किसी भी व्यक्ति का 15,000 से ऊपर सैलरी जाती है तो उसको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती, वो इन लाभों से वंचित हो जाता है। और जब उसकी जॉब चली जाती है, मान लो जॉब से निकाल दिया गया है, जॉब छूट गई है, या उसका रिटायरमेंट हो गया है, या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इंसिडेंट हो गया है, उस स्थिति में उसके पास कोई कवरेज नहीं है, लाइफ को लेकर कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो बढ़ते हुए परिदृश्य के साथ में ये जो लिमिट है, इस लिमिट को बढ़ाकर 25,000 करने की मांग चल रही है। हालांकि देखो सरकार ने ये वाला नियम तो हटा दिया है कि 20 एम्प्लॉय लिमिट है। अब कितने भी एम्प्लॉय आपके पास हो, आप उनको ईपीएफ कवरेज का लाभ देंगे, लेकिन फिर भी एक बैरियर बना हुआ है कि मिनिमम 15,000 रुपए के अंतर्गत, मिनिमम 15,000 रुपीज़ में अगर कोई काम करेगा तो कैसे उसका जीवन निर्वाह होगा। इसीलिए इस लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपये करना चाहिए मंथली, जिससे बहुत सारे कर्मचारियों को जो लाभ नहीं मिल रहा है वो उस स्कीम का लाभ ले पाए और उनको सोशल सिक्योरिटी मिल पाए। देखो अभी तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिक नीड्स होती हैं, किसी को मेडिसिन की नीड होगी, किसी को फूड का क्राइसिस होगा, किसी को कोई क्राइसिस होंगे। इनके लिए एक मिनिमम पैसा भी अगर मिल जाता है इस स्कीम के अंतर्गत, वो भी काफ़ी सपोर्टिव होता है। जैसे हमारे लिए 100 रुपये बहुत हैं, बहुत कम है, एक छोटे बच्चे के लिए 100 रुपये बहुत ज़्यादा है। वो प्लान करेगा कि वो क्या क्या खरीद सकता है खाने के लिए। मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। फिर आजकल के छोटे बच्चों के लिए तो भी बड़ी चीज़ नहीं है, इनके पास आइसक्रीम और बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारे बचपन में 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, शायद ही कभी मिले हो। तो 15,000 रुपये आपको बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी राशि है। इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 25,000 पर पहुँचेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा और वो इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे। और आफ्टर रिटायरमेंट जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, या जॉब जाने की स्थिति में जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, उन चैलेंजेस से उनको छुटकारा मिल पाएगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 4 महीने के अंदर अंदर सरकार को ये जो लिमिट है, इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। और ईपीएफ को भी यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, मैसेज भेज दिया है। ये पूरा मसला था, ब्रीफ में मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब जरा केस को समझते हैं। देखो कि आदेश दिया है डॉक्टर नवीन प्रकाश नौटियाल हैं, इनके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। और इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया आप 4 महीने के अंदर अंदर इस पर कोई फैसला लीजिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर ये गलत है। वर्तमान ईपीएफ वेतन सीमा क्या है, 15,000 रुपये प्रति माह, और यह सितंबर 2014 से अभी तक अपरिवर्तित है। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो इसमें चेंजेस करना जरूरी है। बढ़ती मुद्रास्फीति, न्यूनतम मजदूरी और प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप सीमा नहीं है। 15,000 से थोड़ा अधिक कमाने वाले कर्मचारी ईपीएफ कवरेज से बाहर हैं। इससे सामाजिक सुरक्षा उद्देश्य प्रभावित होता है और सरकार जो वेलफेयर ऑफ स्टेट करना चाहती है, वेलफेयर ऑफ पीपल करना चाहती है, इसके लिए सरकार को इसके लिमिट को बढ़ाना चाहिए, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सके। आगे समझते हैं। पीठ को कौन चेयर कर रहे थे, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एम चंदुरकर। और याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि 2 माह में विस्तृत प्रतिनिधित्व हमको प्रोवाइड कर दें। कि ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत एक लिमिट यहाँ पे सेट की गई है और ईपीएफ अनिवार्य रूप से लागू होता है जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन निर्धारित सीमा तक हो। सीमा बढ़ने पर अधिक कर्मचारी ईपीएफ के दायरे में आ जाएंगे। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर मजबूत होगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद के जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से आसानी से लड़ पाएंगे और किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, संसदीय समिति ने लोक लेखा समिति पीएससी की 34वीं रिपोर्ट में हर 3 से 5 वर्ष में वेतन जो सीमा है, इसको संशोधन की सिफारिश की गई है। आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं पीएससी का। पीएससी जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, आप सबको पता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में जब भी आपसे कोई बात करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। और ये संसदीय जो समिति होती है, इन सभी संसदीय समितियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसी का होता है।
आप मुझे बताना कि पीएसी में टोटल कितने सदस्य होते हैं, टोटल कितने मेंबर हैं, प्लीज बताना। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी बोल चुका है कि जुलाई 2022 में सीमा संशोधन को मंजूरी, लेकिन सरकार अभी तक इस पर फैसला नहीं ले पाई है, जिसके कारण ढेर सारे लोगों को लॉस हो रहा है, ध्यान रखना। अब इसमें कौन कैसे कंट्रीब्यूट करता है ईपीएफ कवरेज को देख लीजिए। जिनका बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये माह तक हो, अनिवार्य कवरेज, मतलब इनको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। 15,000 से अधिक वेतनमान नियोक्ता व कर्मचारी की सहमति से स्वैच्छिक कवरेज। संस्थाएं 20 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान, 20 या अधिक जो कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान है ये इसमें आ जाते हैं। योगदान वेतन का 12%, नियोक्ता का 12%, ईपीएफ देता है 3.6% और ईपीएस पेंशन जो है वो देती है 8.33%। ये इसकी सीमा है, इतना पैसा यहाँ पर मिलता है और ये निश्चित है। अब इसमें लिमिट बढ़ रही है तो लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इसकी लिमिट यहाँ पे बढ़नी चाहिए और यही मांग है और यही आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। उम्मीद है कि अब ये सब मतलब सरकार इसके बारे में सोचेगी और इसका फायदा मिल पाएगा। ठीक है भाई, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि ईपीएफ वेतन सीमा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी है आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे किसी टॉपिक पर, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।